नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, इटावा के दादरपुर गांव का कथावाचक कांड उन सब लोगों को डराता है, सबके अंदर डर पैदा करता है जो चाहते हैं, जो मानते हैं कि हमारे देश में सामाजिक एकता कायम रहनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक एकता होगी, हम आपस में लड़ेंगे नहीं, तभी राष्ट्रीय एकता होगी, तभी जो देश के सामने चुनौतियां हैं सामना होगा, और तभी हमारे अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो चुनौतियां हैं, उनका भी हम सफलतापूर्वक सामना करके उनका निदान कर सकेंगे। अगर समाज में जाति के आधार पर एक दूसरे से लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, तो फिर तो सबके लिए विनाश की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ है, अगर उसमें जातीय एंगल है तो निश्चित रूप से ये डराना है। लेकिन डराना इसलिए भी है कि अगर उसमें जातीय एंगल नहीं भी है, लेकिन जिस ढंग से पॉलिटिकल पार्टियों ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इसको पहले यादवों का अपमान, फिर पिछड़ों का अपमान, फिर पीडीए जो बोलते हैं वो अखिलेश यादव जी कि पिछड़े दलित, उनके अपमान को लेकर और इसको बड़ा विषय बनाया है। और इसको फिर बिहार में तेजस्वी यादव जी और बाकी सुना जा रहा है कि वहाँ भी उठाया जा रहा है। ये ज़्यादा डरावना है, क्योंकि कोई भी अगर घटना घट गई है तो हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पॉलिटिशियन है, उसका दायित्व बनता है कि वो उसकी सच्चाई क्या है जाने, उस सच्चाई के आधार पर समाज के बीच जाए, दोनों में मेल मिलाप कराने की कोशिश करे, मेल मिलाप कराए और कांड को खत्म करे। यहाँ तो उल्टा हुआ है, यहाँ तो आग लगी और उसमें पेट्रोल डाल के इसको और बढ़ा दो। पहले कुछ लोगों ने जाति के नाम पर, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल यादव काउंसिल जैसा संगठन भी है, अंतर्राष्ट्रीय यादव परिषद है, अहिर रेजिमेंट बना लिया लोगों ने, पता नहीं कहाँ से सेना बनाया है, यादव महासभा, चलो ऐसी सभाएं तो होती हैं, अलग अलग संगठन वहाँ पढ़ रहे कि भैया ये तो अब इतने दिन से वो कथा कर रहे थे, उनको मुकुटमणि अग्निहोत्री के नाम से वो कथा कर रहे थे कथावाचक साहब। उनके सामने जो आचार्य जी हैं वो संत सिंह यादव हैं, तो आज तक तो उनके विरुद्ध कहीं नहीं हुआ, कितनी बार, लेकिन आज अचानक हो गया तो इसको जाति का मुद्दा बना दिया जाए। अब चूंकि जहां उनका मुंडन किया गया है वो ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मण घर में वो भोजन कर रहे थे, हुआ है, इसलिए इसमें आसानी से हम सोच सकते हैं कि ब्राह्मणों ने कर दिया है। लेकिन वो इटावा क्षेत्र है, इसलिए इतनी जल्दी इसको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए कि बाकी वही हुआ है। पुलिस के सामने मामला है, पुलिस जांच करेगी। अगर इस कारण से हुआ है कि वो यादव हैं, उनको कथा कहने का अधिकार नहीं है, इनका सिर मुंडन कर दो, इनको बेइज्जत करो, अपमानित करो, तो ये कानूनी रूप से जघन्य अपराध तो है ही है, धार्मिक दृष्टि से भी महापाप है। तो कथा वाचन का अधिकार सबको है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है। और जातीय आधार पर आपके कर्म से आपके वर्ण बनते हैं, और जाति अगर बनती है, और इस समय हम हिंदुओं से अपनी पहचान को लेकर प्रखर होने की बात करते हैं, और कोई यादव जाति का व्यक्ति अगर शिखा रखता है, श्रीमद् भागवत कथा कहता है, तो ये तो हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए। कोई वाल्मीकि के लोग खड़ा होकर कहते हैं, कोई दूसरे आके चांडाल जिसको कहा जाता है, ऐसी जाति जिनको कहा जाता था, ऐसी जातियों के लोग कथा कहते हैं, पुरोहित पुजारी बनते हैं, तो ये तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात होगी। लेकिन आज भी इस देश में सच्चाई यह है कि अनेक कथावाचक, अनेक साधु सन्यासी उन जातियों से आते हैं जिनको पिछड़ा कहा गया है, जिनको दलित कहा गया है। मैं पिछड़ा, अगरा, सवर्ण, अवर्ण इससे सहमत नहीं होता हूँ। न कोई अगड़ी जाति है, न कोई पिछड़ी जाति है, न कोई ऊंची जाति है, न कोई नीच जाति है। ये सब अंग्रेज़ों ने बैकवर्ड, फॉरवर्ड, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये सारे नाम अंग्रेज़ों के दिए हुए हैं। उन्होंने बांटने की कोशिश की और हम आज भी उसी आधार पर चल रहे हैं। और हम समाज की और जाति व्यवस्था की सच्चाई भी हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। उस गांव में कथा हो रही है, कथावाचक मुकुटमणि अग्निहोत्री, अब तो मुकुटमणि सिंह यादव हो गए, और उनके साथ के आचार्य जिनको संत सिंह यादव नाम हुआ, वो दोनों एक ब्राह्मण परिवार में भोजन करने आते हैं। ब्राह्मण दंपति जयप्रकाश तिवारी, रेणु तिवारी उनको सम्मानपूर्वक भोजन कराते हैं। भोजन, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी पत्नी हमको खिलाएगी तब हम खाएंगे।
फिर उनको कहा जाता है कि उनके साथ तो वो माफ़ी मांगने लगते हैं। फिर पत्नी का आरोप होता है कि खाना खिलाते समय उन्होंने उनका हाथ पकड़ा या उंगली पकड़ा कुछ। उसके बाद जो है उन्होंने कहा, फिर इकट्ठे हो गए लोग, इकट्ठे हुए तो फिर पत्नी से, वो महिला से वो माफ़ी मांगने लगे। माफ़ी मांगने के लिए झुकते हैं तो उनके पैकेट से आधार कार्ड गिरता है, जिसमें 2 आधार कार्ड है, एक मुकुटमणि अग्निहोत्री है, एक मुकुटमणि सिंह है, यादव हो गए, सिंह के नाम से है। तो अब लोगों को संदेह हुआ कि भैया ये कथावाचक कहता है कोई फ्रॉड तो नहीं है। अब घटना क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गांव में एक वातावरण बन गया होगा कि ये कोई झूठा ठग है और हम लोग इतने दिन से शायद इसके साथ कर रहे हैं, तो कोई न कोई वातावरण बना है। और उसके बाद फिर कुछ हुआ होगा, उनका मुंडन किया गया और फिर उनको गांव से बाहर निकलने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी पुलिस के तक नहीं गए। जरूर वहाँ बात हुई होगी कि इनको पुलिस के हवाले करो, थाने पर ले जाओ, लेकिन नहीं हुई है। खैर, इसमें अब क्या है कि हम इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं कि चलो ये कानूनी मामला है, कानून निपटारा करेगा, क्योंकि पहले तो वो सीखा और बाकी वाली ही बात थी काटने की। तो एक ही जब वो गए तो उनके लोगों ने FIR दर्ज कराया, पूरा वहाँ हंगामा शुरू हो गया, लोग गांव में प्रदर्शन करने लगे, आग लगाओ, फलाना करो, चिलाना करो। तो FIR हुआ, इधर के लोगों पर ही कार्रवाई हुई है, लेकिन अब इधर के लोगों ने भी FIR दर्ज कर दिया है। तो अब सच्चाई पुलिस सामने लाएगी, लेकिन जो भी सच्चाई हो, अगर इसमें थोड़ा भी है कि जातीय आधार पर ये अगर शिखा काटा गया कि एक जाति होने के कारण उसको कथा वाचन का अधिकार नहीं है, तो फिर तो ये क्षमा योग्य नहीं है किसी भी स्तर पर, और शिखा तो काटा ही नहीं जाना चाहिए। हालांकि आज के समय में सामान्यतः माना जाता है कि कानूनी रूप से FIR होना चाहिए था, होना भी चाहिए था, लेकिन हमारे समाज में आज भी एक व्यवस्था है अपने गाँव में कि हर विषय थाने में लोग नहीं ले जाते हैं। आज भी कुछ लोग बैठते हैं, किसी ने बहुत गड़बड़ किया है, खासकर महिलाओं का मामला होता है, तो उसको थाने में लोग नहीं ही ले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये गांव में बालू खिलाओ, इसको बाल, इसका मुंडन करो, गधा पर चढ़ाकर घुमाओ, इसको थूक फेंक कर चटवाओ, ये हम लोगों ने बचपन से गांव में देखा है। और उसमें परिवार के लोग भी ऐसी सज़ा देने में शामिल, बल्कि गांव के लोग डंडे से पिटाई भी करते थे, छड़ी मिला ला करके बांध के पीटो इसको, इसके शरीर पर पानी डालो। और वो जो लाल हमने देखा है अपने गांव में कि लाल जो है, जो जिसको चींटी बोलते हैं, उस चींटी तक लोग डाल देते थे अगर किसी ने लड़की के साथ छेड़खानी कर दिया है, किसी ने चोरी कर लिया है। तो ये सब चीज़ें गांव में होती रही हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य का विषय नहीं कि गांव के लोगों ने ये सज़ा दिया हो। लेकिन ये सज़ा देंगे तो फिर अगर वो मामला जाएगा तो एक कानूनी रूप से अपराध हो जाता है और कानून उसी के अनुसार विचार करेगा। ये बात सही है उसमें, तो ये हमको सोचना चाहिए। अब हम इस पर आते हैं कि भाई इस देश में अगर आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जिनके यहाँ हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं और लोग जानते हैं कि ये उन जाति से है जो पिछड़ी जाति के हैं। हमारे देश में ऐसे योग गुरु हैं जो उसी जाति से आते हैं जिसको आज हम पिछड़ी कहते हैं, उनमें आते हैं, उनका सम्मान है। तो फिर ये भाव कहाँ से पैदा हुआ होगा? और मैं ये मानता हूँ कि आज भी हमारे समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो स्वयं को जातीय आधार पर ऊंच और नीच, जातीय आधार पर बड़ा और छोटा मानता है। उसके व्यवहार में ये दिखता है। सामने वाले को भी जाति के आधार पर लोग देखना और वो सोचते हैं, मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन, और ये हमारे समाज में रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिनों का विषय नहीं है जैसा बताया गया हमारे देश में। अब हमारे देश की जाति व्यवस्था अंग्रेजों की समझ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बैकवर्ड, फॉरवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सारे नाम दिए। पहले ये सब नाम नहीं, हमारे ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पिछड़ेपन का मतलब जीवन में पिछड़े होना है, ये नहीं था कोई। तो ये शब्द सब उन्होंने उनका दिया हुआ है जातियों के संदर्भ में। अब आप जिस यादव जाति को आप बता रहे हैं, यादव जाति के लोगों को भी अपने बारे में पता नहीं है ठीक से और अपने को पिछड़ा मानते हैं। उनके नेताओं ने पिछड़ा बता दिया है। और यादव के राजा होते थे, यदुवंशी राजाओं की लंबी परंपरा हमारे देश में रही है, यदुवंशी ऋषि मुनियों की रही है हमारे देश में। तो अब वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्राचीन काल में था, जिसको हम मध्यकाल कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं, उसमें भी था। और दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से देवगिरी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक की जो बात होती थी, वो देवगिरी का किला यादव वंश का ही किला था महाराष्ट्र में, जो अभी औरंगाबाद जिले में पड़ता है। वो यादव, आप गुजरात में चले जाइए, सब जगह यादव वंशी राजा थे। तो ये पिछड़े कैसे हो गए? गुर्जर राजा, प्रतिहार राजा, जाट राजा,
ये कहाँ से ये आ गया है कि आप पिछड़े और अग्रे हो? किसी का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ जाना उसकी जाति के रूप में पिछड़े होने का प्रमाण कैसे हो जाता है? तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये चूंकि सोच बना दी गई है लंबे समय से कि आप पिछड़ी जाति हो, अगड़ी वाली जाति से आपको घृणा की दृष्टि से देखता है, आप अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति आपका हक मार रही है, ये जब पिछड़ी जाति है। तो चूंकि बाद में पॉलिटिशियनों ने, राजनेताओं ने आज़ादी के बाद इसमें आग लगाई है, तो हमारे अंदर भी एक द्वेष बना हुआ है अंदर से एक दूसरे के विरुद्ध। तो हम तुरंत उसी प्रकार से घटनाओं को लेकर करने लगते हैं। और ये होता है कि पिछड़ों के अंदर है कि एक प्रतिशोध का भाव है कि इन लोगों ने हम पर ज़्यादा अत्याचार किया है, ज़्यादा शोषण किया है, इसलिए इनके विरुद्ध हमको खड़ा होना चाहिए। आज भी हमको अपमानित करते हैं, बीच बीच में कुछ घटनाएं हो भी जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है। लेकिन ये हमारे देश की जाति व्यवस्था का सच नहीं था। जब हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण, अगर वाल्मीकि जिनको आज दलित कहा जाता है, शूद्र है, अगर वहाँ से थे और संस्कृत का पहला श्लोक लिखा और ब्राह्मणों ने उसको मान्यता दिया, उनको ऋषि मुनि बनाया है, तो क्या ये परंपरा पहले रही होगी? क्या अछूत माना जाता रहा होगा उनका? अगर जंगल में जब रामचंद्र जी ने सीता जी का परित्याग किया, सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रह के और लव और कुश वहीं पलते हैं और इतने वीर बनते हैं, तो आप कल्पना करिए उसकी। कण्व ऋषि को भी शूद्र कहा जाता है। तो ऐसे क्या हम संत रविदास के गीत नहीं गाते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं? क्या हम कबीरदास का नहीं गाते? कबीरदास की तो जाति का ही पता नहीं है। वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, लड़ाई होती तो जुलाहा थे, वो उतना तो मालूम है, लेकिन वो हिंदू जुलाहा थे, मुस्लिम जुलाहा थे, ये भी नहीं मालूम है। तो ये हमारे यहाँ का सच्चाई रही है। ये कब ये जाति व्यवस्था ऐसी आई है जिसमें ऊंच नीच छुआछूत हो गया, वहाँ वो हमारे समाज के लिए शाप का समय हो रहा होगा। और उससे बाहर निकल बहुत हद तक निकला है, समाज निकल भी रहा है, लेकिन नेता उसको पीछे ले जाते हैं। तो इस घटना की ठीक से जांच हो, लेकिन जाति के बारे में हमको सही कल्पना होनी चाहिए। जाति में ये जाति ऊंची, ये जाति नीची, ये गलत है, लेकिन जाति व्यवस्था हमारे देश की ताकत थी। जरा ध्यान से सुन लीजिए, बहुत लोगों को अखड़ेगा। जाति का मतलब था कि सबके काम बटे हुए थे, सबके दायित्व बटे हुए थे। तो मेरा जो मैं अपना काम कर रहा हूं, क्योंकि बाकी काम हमारे करने वाले लोगों के दायित्व अपने आप करेंगे। तो समाज एक स्वतः संचालित धुरी से चलती थी उसमें, और जो हमारा काम करता है उसके प्रति भी हमारा कुछ काम है कि हम भी उसका काम करते हैं। और वो समाज की एक व्यवस्था थी। जब से ये काम छोटा, ये काम बड़ा, ये बड़े लोगों का काम, ये छोटे लोगों का काम, ये धारणा पैदा होने लगी है, वहाँ से सारी समस्या पैदा हुई है। और हमारे देश में जो भारत की सोच रखने वाले थे, उन्होंने जाति तोड़ने की बात कभी नहीं कही, जाति भेद मिटाने की बात कही है, ऊंच नीच छुआछूत खत्म करने की बात कही है। अंग्रेजों के सोशल रिफॉर्म में, उनके सामाजिक सुधार में जाति तोड़ने की बात थी, जो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग उसी सोशल रिफॉर्म पर चले। उसी पढ़ाई लिखाई होने के कारण सोशियोलॉजी में जाति के बारे में अत्यंत ही विकृत और झूठ बातें लिखी गई है। और जंगलों के आदिवासियों को तो हिंदुओं से अलग करने के लिए उनको ट्राइब बना दिया गया। क्यों? तो ट्राइब है क्योंकि यूरोप के, अंग्रेजों के यहाँ ट्राइब ही होते थे, उनके यहाँ ट्राइबलिज्म की परंपरा थी। हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्राइब नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ वन्य ग्राम जीवन, शहरी नगरी जीवन और वन्य जीवन, 3 प्रकार की जीवन प्रणाली थी। लेकिन वन्य जीवन का व्यापक महत्व था। प्राचीन युग में शिक्षा के केंद्र वनों में भी होते थे, वनों में होते थे, आश्रम वनों में होते थे तपस्या के लिए। तो वन के महत्व थे हमारे यहाँ। अब वन में जंगली लोग हैं, जंगली जीव जंतु हैं, तो इसीलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। और उस समझ के जाति की व्यवस्था में जब हम सोचेंगे तो समझ में आएगा। कथा वाचन का अधिकार हमारे यहाँ सबको है, कोई जन्मना ऐसा नहीं हो सकता है। और आज तो अच्छा है कि अलग अलग जातियों के लोग कथा वाचन में आए हैं अभी तक। अब वहाँ क्या है असलियत, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर जाति के आधार पर कि इसको कथा कहने का नहीं अधिकार है, अपमानित किया गया है, तो इससे बड़ा ये महापाप है, ये जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और घटना के कारण कुछ दूसरे हैं, तो जिन लोगों ने इसमें आग लगाने की कोशिश की है वो क्या जवाब देंगे? विशेषकर समाजवादी पार्टी के नेता, दूसरे नेता
संगठन चलाने वाले लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।